हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडी फॉर द सेशन। एक नया सेशन मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ सौरभ सर क्लासेस में से ही। देखिए, यहाँ पर आपको सारी तरह की क्लासेस होती हैं। आपका जी सेट भी होता है, सी सेट भी है, आपका WBCS एग्जामिनेशंस भी हम सारा ही प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। बट अभी एग्जामिनेशन आपका आ रहा है CUET का एग्जामिनेशन, और इसके साथ में आ रहा है आपका UPPCS एग्जामिनेशन। तो यूपीपीसीएस के हिस्ट्री के आपको सारे मॉक टेस्ट जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपको मिलेंगे जो एक और चैनल है सौरभ सर क्लासेस का, उसमें। और हिस्ट्री का पर्टिकुलर ये चैनल स्टार्ट किया गया है ताकि आप लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। हर तरह का हिस्ट्री रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन आप देंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस न्यू चैनल पे। एंड दिस चैनल इज हिस्ट्री चैनल फ्रॉम सौरभ सर क्लासेस। ओके, सो आज का सेशन थोड़ा शॉर्टकट में है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सिलेबस एक बार शॉर्टकट में समझाती हूँ, पैटर्न समझाती हूँ, ताकि एग्जामिनेशन जो आपका भी होने वाला है पीजी का। जी हाँ, अगर आप पीजी करना चाहते हैं मास्टर्स में, हिस्ट्री में सॉरी, एमए करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। तो इस बार की एग्जामिनेशन के भी फॉर्म वगैरह सब फिलअप हो चुके होंगे और अब आप तैयारी भी कर रहे होंगे। आपकी इस तैयारी को इतनी आसान बना देने के लिए मैं बहुत सारे एमसीक्यू लेके आपके सामने आ रही हूँ। तो जल्दी ही जुड़ जाइए इस चैनल के साथ और फटाफट से यहाँ पर कमेंट करना शुरू कीजिए कि कहाँ पर कौन से एरिया में आपको परेशानी हो रही है, ताकि उस एरिया को स्पेसिफिकली मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊं, ठीक है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी सिलेबस बहुत जल्दी और बहुत ही ईजी वे में। तो आपका सिलेबस होने क्या वाला है, अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी की है हिस्ट्री को लेकर ही की है, तब तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बट आपने अगर हिस्ट्री बहुत टाइम पहले पढ़ा है और आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए मैं एकदम इजी कर दूंगी। एमसीक्यू जब करेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। तो आप यहाँ पर देखेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा, जरा पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा पेन? कलर 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 सजेशन, चलो ले लिया। ठीक है, चलो समझते हैं। तो ये है आपका हिस्ट्री का सिलेबस। यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर पहले कवर करेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री का तीन ही तो फेस है ना, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इन तीनों का अगर आप सिलेबस चेक करोगे, आप अगर इस समय सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी ये सिलेबस पढ़ोगे। और अगर आप इसके बाद कुछ और एग्जामिनेशन यानी नेट हिस्ट्री कर रहे हो या सेट हिस्ट्री कर रहे हो, तो भी आप लगभग यही सिलेबस पढ़ने वाले हो। जी हाँ, तो मतलब आप जो ये तैयारी करोगे, ये तैयारी ऑटोमेटिकली अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी आपकी हो जाएगी। देखिए कैसे, बताइए। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आपको पढ़ना है 10,000 BC से लेकर 1206 AD तक के टैनवर में जो जो चीजें हुई होंगी, वो सारे हम एक एक करके मतलब डिटेल में करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। क्यों? क्योंकि चैप्टर करवाने का फिलहाल समय नहीं है, बट आप टेंशन मत लो। जब हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। स्टोन एज पढ़ेंगे। स्टोन एज में हमें पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक और चालकोलिथिक एज पढ़ना है, ठीक है। पैलोलिथिक और मेसोलिथिक जो है वो आपको अच्छी तरह पता है, आसान है। बट कंफ्यूजन कहाँ होती है? कंफ्यूजन होती है जब हम मेसोलिथिक पढ़ रहे होते हैं। मेसोलिथिक, उसी के साथ आती है, उसी के साथ एक आती है मिडल, यानी कि मिडल लिथिक भी एक एज आती है, ठीक है। पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और इसके साथ में एक और एज आएगी न्यूलिथिक, ठीक है। इन सब में क्या डिफरेंस है, इन सब में क्या क्या टूल्स थे, कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे ये कृषि की तरफ जो है टर्न होते हैं, सिविलाइज्ड बनने शुरू करते हैं। और आपका पास्चराइज जो इनकी लाइफ होती है, घूमना फिरना घुमक्कड़ लाइफ जो होती है, हाउ दे टर्न टू सिविलाइज्ड लाइफ, हाउ दे टर्न टू सेटल्ड लाइफ। तो ये सारे जितने फॉर्मेशन से रिलेटेड एमसीक्यू हैं ये आते हैं। फिर चालकोलिथिक एज यानी मेटल, कौन सा मेटल से लाइफ इनकी स्टार्ट होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम इसमें आर्यन एंड वैदिक एज भी पढ़ेंगे। वैदिक एज, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, दो है, ठीक है। वैदिक एज का जो ये डिवाइड किया गया है पार्ट, वो दो ईरा में डिवाइड किया है। फिर हम स्टेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, यानी कि जन से जनपद और जनपद से महाजनपदास, ये टाइम पीरियड कैसे हुआ है वो हमने पढ़ना है। यानी सबसे पहले क्या होता था, पहले तो कोई ये कंफर्म था ना, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, नो स्टैंडिंग आर्मी।
ठीक है, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। अगर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी तो नो परमानेंट किंग, कोई किंग भी नहीं था परमानेंट। तो क्या होता था कि जो मतलब स्ट्रांग रहता था कबीला ग्रुप या फिर सामूहिक मतलब तौर पे सबको सब कोई एक पर्सन को चुन लेते थे और वही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था, इस तरह से होता था। तो हमने ये टाइम पीरियड पढ़ना है, ये चेंजेस पढ़ने हैं। जन से जनपद, ठीक है, जनपद, और जनपद से महाजनपद का ट्रांजिशन, ट्रांजिशन पढ़ना है। ओके, इतना इजी करवा दूंगी, इतने अच्छे स्टोरी की तरह कि इजी हो जाएगा। मौर्यन पेज और मौर्यन एज और पोस्ट मौर्यन एज दोनों इंपॉर्टेंट है। मौर्यन एज में आपका अशोका वाला टाइम पीरियड आएगा, चंद्रगुप्ता वाला टाइम पीरियड आएगा और आपका कौटिल्य वाला टाइम पीरियड आएगा। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आपकी शकास, कुशाना, सातवाहना, बहुत इंपॉर्टेंट है सातवाहना, क्योंकि पहले ऐसा वंश था जिसने लिट के सिक्के चला दिए थे, बताओ, ठीक है, सातवाहना थे और बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने राज किया है। उसके बाद हम अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया पढ़ेंगे। साउथ इंडिया में हम सातवाहना के साथ साथ खारवेला और तमिल स्टेट ऑफ द संगम एज भी पढ़ेंगे। संगम एज 300 बीसी से 300 एडी तक के टाइम पीरियड में, इतना लंबा टाइम पीरियड में बहुत सारे लिटरेचर वर्क्स हुए हैं, वो सारी चीजें संगम एज के टाइम पीरियड में लिखी गई हैं। इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, गुप्ता, वाकाटक, अरे भाई गुप्ता, चंद्रगुप्ता है ना, ये चंद्रगुप्ता मौर्य, ये चंद्रगुप्ता, अरे तीन तीन चंद्रगुप्त हैं। जी हाँ, एमसीक्यू करते समय ये सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना कि ये चंद्रगुप्त कौन सा है, वो चंद्रगुप्त कौन सा है। तो आपकी ये सिचुएशन में एकदम ये जो टेंशन है ना सारी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हिस्ट्री पता क्या है, हिस्ट्री रटने का नाम नहीं है। बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं एमसीक्यू लर्न कर लूंगा, मैं एमसीक्यू लर्न कर लूंगी और बस मेरा एग्जामिनेशन हो जाएगा। जिस तरह से मूवी देखते हो ना, बस हिस्ट्री के एमसीक्यू भी उसी तरह से आपको देखना है। विजुअल करो, दिमाग में कहानी को चलाओ, तभी समझ में आ पाएगा। उसके बाद हम पाला, सेना, राष्ट्रकूटा और परामार्स, ये सारे जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे बाद के टाइम पीरियड के, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। पालास जो है वो काफी टाइम पीरियड तक बंगाल में उन्होंने रूल किया है, उसके बाद सेनाज ने रूल किया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्ली मिडिवियल इंडिया, जो 750 एडी से 1206 एडी तक इंपॉर्टेंट थे, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल उतार चढ़ाव हुए थे, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। राइज ऑफ राजपूता पढ़ेंगे। आप जानते हैं दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल किसने बनाया था, बताओ, मालूम है आंसर? तोमर्स ने। यस, पहली बार सुन रहे हो ना, तोमर्स ने, जो कि एक राजपूत डिनेस्टी थी। उसके बाद चामड़ाज आए थे, पृथ्वीराज चौहान, याद है? उसके बाद दिल्ली कहीं जाकर फिर दिल्ली सल्तनत के हाथ में लगी थी। चोलास पढ़ेंगे, चोला बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि जो साउथ इंडियन अगर हम रूलर्स की बात करते हैं तो चेरा, चोला, पांड्यास, तीनों जो है मूवंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवंडर्स एक वर्ड यूज किया जाता था जो इन तीनों रूलर्स के लिए यूज किया जाता था साउथ इंडियन का, ठीक है। लेकिन चोलास क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज चोलास ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के आसपास श्रीलंका यानी कि सिलोन और पूरा मालदीव्स वगैरह सब पर राज किया है एक टाइम पीरियड में, इसलिए चोला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चोला एग्रेरियन के साथ साथ रूलर भी था, फिर भी सारा सेटअप इतना उनका बेस्ट था कि एग्रीकल्चर को उन्होंने टॉप पे रखा है, ठीक है। अच्छा, इंडियन फ्यूडलिज्म अगर हम देखेंगे, फ्यूडलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड पे हम देखेंगे जब राजा महाराजा आएंगे ना, इतना बड़ा साम्राज्य तो बना लिया, साम्राज्य संभालेगा कौन? संभालने के लिए दे देंगे जमींदारों को, जमींदार आगे बन जाएंगे सामंत, और सामंत जैसे ही बनेंगे, फ्यूडलिज्म जैसे बनेंगे, तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स आगे चल के किसानों को यानी पीजेंट्स को सताएंगे, बट दे हेल्प किंग ऑल्सो, ठीक है। तो हर जगह पर दो सिक्के के पहलू है ना। तो फ्यूडल एक टाइम पर तो पॉजिटिव थे किंग्स के लिए, बट आने वाले समय में यही फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है। मजा आएगा इस कहानी में, जल्दी ही मैं आपके साथ ये सारी कहानियां शेयर करने वाली हूँ। फिर हम पढ़ेंगे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम मिक्स वाली हिस्ट्री है। क्यों है मिक्स वाली? क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना हमारे इधर से राइटर कुछ खास थे नहीं, जो राइटर थे सब बाहर से आए थे, आक्रमणकारी जो आए थे भारत में वो अपने साथ लेकर आए थे या कुछ उनके डर से लिख रहे थे। तो हमारी एक्चुअल हिस्ट्री उस समय बहुत कम मिलेगी। बट मामलुक, खिलजी, तुगलक डिनेस्टी, जो उस समय ये सारी डिनेस्टी आई थी, स्लेव डिनेस्टी आई थी, उसके बाद खिलजी डिनेस्टी आई थी, टोटल 5 डिनेस्टी ने राज किया है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जब टाइम पीरियड स्टार्ट होगा ना, 5 वहां पे डिनेस्टी थी। मामलुक डिनेस्टी थी और खिलजी थे, फिर सैयद थे, फिर लोधी थे और उसके बाद तुगलक थे, यानी 5 डिनेस्टी थी जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड में आएगी। यानी 1206 से स्टार्ट होगी
और 1556 तक, यस 1556 तक, ये फर्स्ट पानीपत का जब तक वॉर होगा ना तब तक रहेगी। बहुत मजा आने वाला है, इतने सारे राजाओं के बारे में आप जानोगे, खिलजी में से कौन था, तुगलक में से कौन था, और इन सब राजाओं ने क्या सिग्निफिकेंस मतलब यहाँ पर हासिल किया, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। ठीक है, मजेदार रहेगी हिस्ट्री, आप जान के देखो अपने भारत के इतिहास को। भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे और आर्क एंड आर्किटेक्चर, आर्क एंड आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है किसी भी कंट्री का। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको कहूं कि आप राजस्थान के बारे में कुछ बताओ, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, राजस्थान के महल, जंतर मंतर, और उसका हवा महल मैम, उसका उदयपुर की झील के बीच में बसा हुआ महल मैम, यही सब चीजें बताओगे ना। तो आर्किटेक्चर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे और कहीं बताओ आपके इंडिया में और क्या क्या है, तो आप तुरंत कहोगे मैम ताजमहल है, कुतुब मीनार है, हमारा रामेश्वरम है, और मैम बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है। हम कहाँ पे बात करते हैं, आर्किटेक्चर पे बात करते हैं। इसी तरह से आर्ट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अजंता, एलोरा, ये सारी जितनी केव्स है, महाबलीपुरम की केव्स है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। राइज कैसे हुआ था कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स का, जिसमें विजयनगर और बहमनी। एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब नॉर्थ और साउथ की अगर बात करेंगे, तो नॉर्थ के कुछ समय के लिए भूल के सिर्फ साउथ की बात करेंगे, जिसमें विजयनगर और बहमनी दो किंगडम होंगे, महान किंगडम होंगे। लेकिन किस तरह से ये फलेंगे फूलेंगे और किस तरह से इनका डिक्लाइन हो जाएगा, दोनों हम पढ़ेंगे। ठीक है, विजयनगर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और हम्पी, हम्पी विजयनगर से कैसे कनेक्टेड है। अगर आपको मालूम है तो जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, हाउ हम्पी इज कनेक्टेड टू विजयनगर एम्पायर। इफ यू नो देन प्लीज गिव मी आंसर। कल्चर, पर्शियन लिटरेचर, ये पर्शियन लिटरेचर का कल्चर हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के जो लोग आके रहने लगते हैं, जब हम दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर्स आके यहाँ रहने लगते हैं, तो यहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज बोल रहे थे। उनकी लैंग्वेज क्या थी भाई, जो मुगल्स आए उनकी लैंग्वेज क्या थी, क्योंकि वो तो भारत के तो थे नहीं, भारत के बाहर से ही आए थे। तो उनकी लैंग्वेज क्या थी, तो मेनली उनकी लैंग्वेज थी पर्शियन, पारसी लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज थी। तो लिटरेचर्स भी पर्शियन लिटरेचर में ही लिखा गया, किताबें भी फारसी में लिखी गई। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, पॉलिटिकल लिटरेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होगा, लगभग 300 साल तक मुगल रूल रहा है इंडिया में, और यहाँ का पूरा अकबर के टाइम पीरियड में तो उन्होंने पूरे इंडिया को एक एक ही सूत्र में पिरो दिया, सारे देश को एकजुट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद के रूलर्स ने ट्राई किया, पर धीरे धीरे करते करते डिक्लाइन की तरफ मुगलों का जो है रूल बढ़ जाता है। बट फिर भी इनका जो इम्पैक्ट था वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी से हमको समझ में आएगा। पॉलिटिकल क्या था, लिटरेचर क्या था, उस समय कौन से बुक राइटर से इंपॉर्टेंट क्या बुक्स लिखी गई, ये सब भी हम पढ़ेंगे। एक्सपेंशन पढ़ेंगे मुगल एम्पायर का, बाबर टू औरंगजेब। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ये सारी चीजें आपने एड में पढ़ी है, बट जब एमसीक्यू करेंगे ना हेल्प करेंगे ये सारी चीजें। राइज ऑफ सूर डिनेस्टी, सूर डिनेस्टी है आपके शेर शाह सूरी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, इस नाम को भूला नहीं जा सकता। बहुत कम टाइम के लिए इन्होंने रूल किया है, बट क्यों इंपॉर्टेंट है, आप जो रिंग रोड में इतने सफर करते हो ना, फटाक से गाड़ी लेके निकल जाते हो, जिसमें कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, इतनी स्पीड होती है, ये सारे रिंग रोड किसने बनाए, किसने शुरुआत की थी इन सब की, तो ये सब जानना भी जरूरी है। तो शेर शाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बहुत जरूरी है, क्योंकि 1707 के बाद, यानी जब हम ये कहते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्परर, बताओ क्या नाम था, कौन सा मुगल एम्परर था जो 1707 में मर गया और साथ में पूरा मुगल डिक्लाइन भी स्टार्ट कर गया, तो उसका नाम था औरंगजेब। यस, औरंगजेब को एक और नाम से जाना जाता है, बताओ फटाफट से, जो ज्यादातर एमसीक्यू में आता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिंदा पीर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपने धर्म के लिए कट्टर था, यही कट्टरता ने मुगल एम्पायर को लास्ट में डिक्लाइन की तरफ धकेल दिया था। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे पहुंच गए हैं हम, चलो क्या पढ़ेंगे इसमें, इसमें हम हिस्ट्रोग्राफी पढ़ेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्रोग्राफी, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक समझना है बहुत जरूरी, एमसीक्यू करेंगे इसके साथ साथ, और ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको हेल्प होगी आपके सोशोलॉजी, आपके साइकोलॉजी, और आपके जो बाकी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी।
कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश एक्सपेंशन, इंपीरियलिज्म, सोशल एंड कल्चरल। देखो लगभग अगर मैं ये कहूँ कि हमें पढ़ना है प्रीलिथिक मतलब पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से लेकर जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक हम इतिहास पढ़ डालेंगे, तो बस बिल्कुल यही करेंगे और यही आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस भी है, ठीक है। लेकिन होता पता क्या है, मैं बताती हूँ। होता ही है कि मैडम आप कहोगी कि मैडम सिलेबस तो सब लोग डिस्कस करते हैं और सिलेबस तो एनटीए से हम डाउनलोड कर लेंगे, भाई वहां वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो फिर खास आप क्या करेंगे। तो खास मैं ये करूंगी, देखो यही सिलेबस आपका यूपीएससी में भी है, यही सिलेबस आपका नेट एग्जाम में भी है। लेकिन हम लोग जो टीचर्स होते हैं वो आपको ये बताएंगे कि कितना गहरा आपको कूदना है। समझ में आई मेरी बात? आपको कितने डीप पानी में उतारना है वो आपको स्कूबा डाइवर जो होते हैं वही बताते हैं ना, जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं। कि ऐसा नहीं है कि सीधा जाके ओशियन में डाल देते हैं, साइड में पहले कम जहां डेप्थ होती है वहां डालते हैं। तो ये एग्जामिनेशन जो है उसके लिए कितनी हिस्ट्री आपको पढ़नी है, कितने इन डेप्थ में जाना है, वो काम हमारा है। समझे बात को? ठीक है, चलो। डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑल सेक्ट्स, मतलब आपका जब ये 1857 यानी 1757 से जब प्लासी वॉर स्टार्ट होती है तब से लेकर फिर 1858 जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का रूल खत्म होता है और ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू हो जाता है या ब्रिटिश क्वीन का रूल शुरू हो जाता है, ठीक है, तब से। और 1947 जब लास्ट इनका रूल जो है खत्म हो जाता है, जब रूल फिनिश्ड हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, तब तक हमने डिक्लेयर करना है, सारा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ था ब्रिटिश पीरियड का, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मेंट, ये सारी चीजें पढ़नी है। अरे भाई ये तो अपनी तरफ से कंफर्म कर रहे थे कि हम नहीं होते तो आप लोगों का क्या होता, ये तो शुक्र है हमारे हिस्टोरियंस का या फिर हमारे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने उस समय कर लिए थे, कि नहीं तो हम मूर्ख कहलाते। मतलब अंग्रेजों ने तो किसी हद तक ये कंफर्म करवा दिया था कि इन्हें तो कुछ नहीं आता, हम ही सिखा रहे हैं जो सिखा रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, देखिए राम मोहन राय जी, स्वामी दयानंद जी, ज्योतिबा फूले, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जिसकी इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलती है जब हम इनके बारे में जानते हैं, ठीक है, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है। फिर नेशनल मूवमेंट्स हम पढ़ेंगे, मास मूवमेंट कौन सा था, ब्रिटिश रूल के बारे में डिस्कस होगा, ठीक है। यानी गांधीयन इरा 1917 से जब गांधी जी एंटर करते हैं, क्या उससे पहले देश के लिए कोई समाज सुधारक नहीं उठा था? अरे बिल्कुल उठा था। क्या उससे पहले कोई और नहीं था जो कि अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी जिसकी स्वतंत्रता के लिए? बिल्कुल चल रही थी। बहुत लंबा स्ट्रगल है ये, जो फ्रीडम स्ट्रगल किसे हम कहते हैं ना, जो फ्रीडम स्ट्रगल है हमारा, जो आजादी का संघर्ष है, ठीक है, उसका किसी एक इंसान के ऊपर पूरा मतलब हम क्रेडिट देते हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि गांधीयन एरा वो एरा था जहां पर सारे जितने तबके जो पहले अलग अलग संगठन में काम कर रहे थे वो एक यूनिटी में होकर काम करने लगे, ठीक है। और यूनिटी की पावर तो आप लोग सब जानते ही हैं, मिलके रहा करो, लड़ाई झगड़े मत किया करो, ओके। चलिए, मूवमेंट ब्रिटिश रूल, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी भाई बताओ? आईएनसी का फॉर्मेशन, ये भी बहुत मतलब मजेदार घटना थी, ये आपको मैं बताऊंगी जब हम करेंगे ना, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन होता है और इसे कहा जाता है वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व के हिसाब से बनाई गई थी ये। अंग्रेजों ने सोचा जब देखो ये लोग लड़ते रहते हैं, 1857 का इतना बड़ा रिवॉल्ट छेड़ दिया, एक काम करते हैं, एक ना इन लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन बना के दे देते हैं, है ना, एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन दे देते हैं, हाँ इनको अलाउ कर देते हैं, भैया जो भी तुम्हारा झंझट है ये आईएनसी वालों को कहो, ये हमें कहेंगे, हम धीरे धीरे उसको सॉल्व करेंगे। इन्हें क्या पता था कि आईएनसी इतना ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन में बदल जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर जब इसका मीटिंग हुआ था तो पहला सिर्फ 72 डेलीगेशन थे, ठीक है, 1885 में जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट ईयर यहाँ थाउजेंड्स पीपल थे और उसके बाद लैक्स पीपल, यानी कि 1885 से लेकर 1947 तक हर साल एवरी ईयर हमेशा मीटिंग्स चलती रही, सेशंस होते रहे और लीडर्स आते रहे और पूरा इंडिया जो है कनेक्ट हो गया आईएनसी के साथ, ठीक है। समझ में आई बात है? कितना मजेदार होगा। फिर हमने यहाँ पे पढ़ना है गांधीयन मूवमेंट, तो हमने पढ़ना ही है। चंपारण से जो वो स्टार्ट करेंगे चलना,
फिर वो रुकेंगे नहीं। अहमदाबाद आंदोलन, उसके बाद नॉन कॉपरेशन, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब उसके बाद गांधी रुकते नहीं है, बस जो चलना स्टार्ट करते हैं उनके पीछे पूरा देश चलने लगता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, भारत ने जो आजादी के लिए जंग लड़ी जिसमें सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। चेहरा भले ही गांधी जी, नेताजी, अंबेडकर जी ये सब बन गए थे, लेकिन लड़ तो पूरा भारतवर्ष लड़ रहा था, ठीक है। मैं आपको एमसीक्यू कराते समय वो सारा विजुअलाइजेशन करवाना चाहती हूँ, वो सारे पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ जब आप शायद उस टाइम पीरियड में पहुंच जाए। यूरोपियन हिस्ट्री थोड़ा देखेंगे, फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिकन और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो क्रांतियां हुई, रशियन रेवोल्यूशन जो 1717 में मतलब बाहर हो रहे हैं, ये सारे रेवोल्यूशन अलग अलग पीरियड में 1789 में हो रहे हैं, 1717 में हो रहे हैं, 1785 में हो रहे हैं, लेकिन इसका भारत पर इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि जो लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर गए थे उन्होंने जब देखा कि लोग अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, तो हमें भी लड़ना चाहिए, हमें भी डेवलप होना चाहिए। ये जो विदेशी कंपनियां हैं, यूरोपियन कंपनियां हैं, ये हमें कॉलोनी बनाने आई थी, ये बिजनेस करने आई थी, ये हम पर डोमिनेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पता चलती है। और इसके साथ हमें पढ़ने हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो WWI यानी WW1, WW2, यस वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे। बहुत मजेदार ये घटनाएं हैं सारी, और थोड़ा दुख भी है क्योंकि बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन जब शक्ति सिर पे चढ़ जाती है ना तो फिर इसी तरह के वर्ल्ड वॉर होते हैं। तो ये क्लास बस इतना ही, आज हम सिर्फ सेशंस डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि मैंने क्या क्या करना है। मैं आपके साथ करूंगी बहुत सारे एमसीक्यू, लेकिन आपको प्रॉमिस करना है कि जल्दी ही क्लासेस में रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू मिस करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। जितने एमसीक्यू करोगे अपना कॉपी में नोट करते रहोगे और मुझे अपना बताते रहोगे कि हाँ मैम इतने सारे हम लोग कर चुके हैं, ये सारा क्लियर हो गया है, और मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस करोगे। भले ही मैं लाइव आपके साथ नहीं होंगी, लेकिन जब आप कमेंट करोगे ना, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज के इस सेशन के लिए, फिर मिलेंगे आपके साथ जल्दी ही। थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें और जल्दी से पास हो जाए।